हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम पहुंच चुके हैं और कहाँ पर चल रहे थे तो 26 तक के क्वेश्चन हमने कर दिए थे। टॉप 100 क्वेश्चन हम करते हैं हर चैप्टर के। और कौन लोग इनको कर सकते हैं? तो जो नीट जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं और 12th में भी जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने वाले हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि अब 12th में जो पोर्शन है केवल थ्योरेटिकल नहीं रहा, 50% न्यूमेरिकली पोर्शन आने लगा और काफ़ी टफ आता है। तो इसलिए उनको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब अगर ये क्वेश्चन करके जाएंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। चलो शुरू करते हैं। चल क्या रहा था? तो चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 12th वाला। ठीक है। और मैं धर्मेंद्र चौहान और आप सभी का वेलकम करता हूँ। वेलकम थोड़ा लेट करा मैंने आज। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन करते हैं 27। इस सवाल में क्या कहा है? इसमें कहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैविंग करंट 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। ओके, दो लॉन्ग कंडक्टर है, देखो ये दिखाई भी दे रहा है। एक वायर ये हो गई हमारी, एक वायर ये हो गई। इसमें इस तरफ जा रहा है 5 एम्पियर का करंट, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है 15 एम्पियर का करंट। बिल्कुल ठीक है। आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे रखा है, ये वाई एक्सिस पे रखा है एज शोन। ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 3,1 एंड -3,1। तो दो पॉइंट ऐसे हैं 3,1 और -3,1 जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड काउंट करना है। चलो जी ठीक है, कर देंगे। एक काम करो, सबसे पहले 3,1 साथ में देखो कि कहाँ पड़ने वाला है। 3,1 ये रहा। तो 3 एक्स एक्सिस पे तो 3, 1 2 3, ये हो गया 3 और ऊपर 1। तो ये पॉइंट पड़ गया आपका 3,1। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर आपको ये सोचना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा। कितना होगा बाद की बात है, पहले ये सोचते हैं कि क्यों होगा। तो जी क्यों होगा? क्यों होगा? तो होगा दो वजह से। पहला, ये वायर जा रही है, इस वायर में करंट है। हाँ, जैसे ही वायर में करंट होता है, देखो ये वाली वायर, वायर में करंट, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड है। फिर ये वाली वायर, इसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यहाँ दो वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस वाली वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे B1, इस वाली वायर की वजह से, ये जो एक्स एक्सिस वाली वायर है। और ये यहीं खत्म नहीं है, लॉन्ग वायर है, आगे तक है, ये इन्फिनिटी तक, ऐसे समझ लीजिए ये इन्फिनिटी तक है। तो ये वायर आगे तक है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B1 है, और इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है। इस पॉइंट पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2, तो दोनों को जोड़ दो पर वेक्टर की तरह। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को ऐड करेंगे और नेट फील्ड निकल आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चला कि इस पॉइंट पर जो बी नेट है, बी नेट, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर के बराबर होगी, इसके बराबर होगी। चलो जी ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब B1 कैलकुलेट कर लिया जाए, साइड में कैलकुलेट कर लें पहले यहाँ B1, और डायरेक्शन उसकी कैलकुलेट कर लें। तो एक वायर है, ये रही लॉन्ग वायर है, इधर इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक। तो लॉन्ग वायर से डी डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट पर लॉन्ग वायर है, उसके आसपास डी डिस्टेंस पर, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। मान लो ये लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसमें करंट चल रहा है ऐसे आई, और इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है। तो लॉन्ग वायर है और उसके आसपास किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है आपको। तो उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया डी, मान लो डी
डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। अब वहां से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वायर के आसपास, डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो वो होता था म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन 2πd। म्यू नॉट आई हो गया उसके अंदर चलने वाला करंट, और अपॉन में 2πd, डी हो गया उसके पास वाला जो पॉइंट है उससे वायर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वो फील्ड का फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। अब कहानी ये आती है कि चलो फील्ड पता चल गया हमको, डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको बताया हुआ है कि करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए, देखो करंट इधर जा रहा है, थंब इधर रखना है, और फिंगर्स घुमाइए। अगर आप देखेंगे तो फिंगर्स इस पॉइंट में से ऐसा लग रहा है जैसे फिंगर को जब हम घुमा रहे हैं बाहर आ रही है, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इस पॉइंट से फिंगर्स बाहर आ रही है, बाहर, तो बाहर की तरफ हो गया ये, ऐसे बाहर की तरफ का जो फील्ड होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, तो डॉट से दिखा दिया। तो ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, अब यहाँ हटाऊं, ये लो मैं इसको हटा देता हूं, ये लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर पहले इस वायर से निकालने जा रहा हूँ, ये वाली वायर। तो इस वायर में करंट कितना है, 5 एम्पियर, और B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई, इसके अंदर का चलने वाला करंट 5, और अपॉन में 2πd, डी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये। अब ये डिस्टेंस आपको कितनी नजर आ रही है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो 1 है, और ये वाली डिस्टेंस जो है ये 3 है, तो ये 1 हो गई, तो 2π इंटू में 1, तो B1 की वैल्यू आ गई। अब करंट की डायरेक्शन में थंब, और देखें तो बाहर आ रही है, फिंगर्स बाहर आ रही है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, बाहर की तरफ की डायरेक्शन क्या लेनी है, याद रखना 2 तरीके से बाहर की डायरेक्शन आप ले सकते हो, या तो प्लस के कैप, या प्लस ले लो खाली, ओनली प्लस। तो मैं लेने जा रहा हूं प्लस का के कैप। चलो जी, इससे काम हो गया, B1 वेक्टर आ गया। चलो अब निकालो B2। अब B2 को अगर देखें इसी पॉइंट पर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी, तो इस वायर से पहले इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो ये। अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है ये, तो ये 1 2 3 लेंथ है, तो डी की वैल्यू तो 3 हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स घुमाई, बाहर आ रही है, फिंगर्स देखो इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल के आ रही है, फिंगर जब मैं घुमा रहा हूँ बाहर की तरफ निकल के आ रही है, तो इसका मतलब इस पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 वो भी बाहर की तरफ ही होगा। और कितना होगा B2 की वैल्यू, म्यू नॉट इंटू में आई है 15 एम्पियर, और अपॉन में 2πd, डी हो गई ये वाली डिस्टेंस, ये है 3, लो जी, और बाहर की तरफ है तो के कैप। लो अब B1 और B2 को ऐड कर दो, बस हो गया काम। अब यहाँ पे ये बन गया 5 म्यू नॉट अपॉन में 2π के कैप, प्लस B2, 3 से इसको काट दो, ये भी 5 ही है, तो ये भी सेम यही है, 5 म्यू नॉट अपॉन 2π के कैप। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 5 ऊपर बन जाएगा 10 म्यू नॉट अपॉन 2π के कैप, 2 से इसको काट लो 5, तो बी नेट की वैल्यू आ गई 5 म्यू नॉट अपॉन पाई के कैप बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया कि किस तरीके से इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। क्लियर। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट करके, इतना तो कर ही सकते हो यार। चलो अगले सवाल को मैं लिखता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, और क्या दिया है पढ़ते हैं। 2 सिमिलर कंसेंट्रिक सर्कुलर वायर loops placed perpendicular to each other as shown, then find magnetic field at O. R is the radius of loop। देखो भाई, 2 सिमिलर कॉन्सेंट्रिक वायर लूप है, एक जैसे लूप है, ठीक है, रेडियस R है दोनों की, ठीक है, ऐसे रखे हैं, एक तो ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, एक ऐसे एक ऐसे,
ऐसे करके रखें। चलो ठीक है। अब अगर इनका फील्ड देखा जाए तो किसका किसकी तरफ होगा, तो सेंटर पे जो ये वाला लूप रखा है, ये वाला, पहले इसकी देख लेते हैं। तो करंट ऐसे जा रहा है आई, इस तरह से। तो सेंटर में जो फील्ड बन रहा है, करंट की डायरेक्शन में रखो थंब और फील्ड देखोगे तो अंदर की तरफ आ रहा है। फिंगर्स घुमाओ तो देखो करंट की डायरेक्शन में थंब, फील्ड देखो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड बन रहा है B1, वो अंदर की तरफ बन रहा है इस लूप की वजह से। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है R, तो इस फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2R। आई है इसके अंदर का करंट और R है इसकी रेडियस बच्चों, ठीक है। और अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसको लिख दो ऐसे, अंदर की तरफ है, तो क्रॉस लगा के इसकी डायरेक्शन दे दी। चलो जी, अब बात करो इस वाले लूप की, ये वाला लूप, इसका भी सेंटर वही है। देखो ये मैंने अलग निकाल लिया इसको यहाँ, इसका भी सेंटर वही है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये वाली साइड अगर मैं बाहर मान लूँ तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, तो ऐसे इस तरह से लगेगा आपको। ये लूप ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है। सामने वाली साइड अगर बाहर है तो ऐसे जा रहा है करंट। अब देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट यहाँ से होके ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे होके जा रहा है। अब ऐसे होके जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब, नीचे जा रहा है ऐसे, यहाँ से फिंगर घुमाई अंदर जा रही है ऐसे, तो फील्ड जा रहा है ऐसे। करंट अगर नीचे की तरफ माना आपने ऐसे, करंट ऐसे, और इधर खड़े हैं फिंगर घुमाई ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया B2। इसकी वैल्यू भी वही होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, देख लो फिगर में दिखाई दे रहा है। अब किसी एक सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, तो इसका भी वही हो गया। अब एक बात सोचो, ये फील्ड तो हो गया B1 तो अंदर की तरफ ये वाला, और ये B2 हो गया इधर। अब देखो फिर से सुनो, B1 तो हो गया अंदर की तरफ और B2 हो गया इधर। ऐसे सोचो, ये देखो B1 तो हो गया अंदर की तरफ और B2 हो गया इस तरफ, ऐसे। ये जो पेन है ये B2, ये B2 है और ये B1 है, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आप इसे देखोगे तो 90 डिग्री एंगल है इनके बीच, ये B1 और ये B2, ये B1 ये B2, 90 डिग्री का एंगल। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये B1 हो गया अंदर की तरफ और ये B2 हो गया। तो अंदर की तरफ वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये B1 हो गया। अब अंदर को ऐसे तो दिखा नहीं सकता, और ये इधर B2 हो गया। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा B नेट, वो कितना होगा, बिल्कुल सिंपल, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो B नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये B1 कितना है, B है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R है, रख लो वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन 2R का होल स्क्वायर, और दूसरा भी यही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये आ गया सॉल्व करके, पूरा का पूरा स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R। जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, अंदर कितना बचा, यहाँ पे ये स्क्वायर बाहर आ गए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 + 1 2 बचा, तो म्यू नॉट आई अंडर रूट 2 अपॉन 2R। यही हमारा बच्चों आंसर है। बच्चा सवाल, एकदम आसान सा सवाल, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अगला सवाल लिखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, 2 सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एज शोन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P इज 0 फाइंड द रेशो ऑफ करंट्स इन 2 रिंग्स। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही से पढ़ा देता हूँ। ये लिखा हुआ है रेशो ऑफ करंट्स इन 2 रिंग्स, दोनों रिंग्स में जो करंट्स का रेशो है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो पहले तो ये समझो सवाल है क्या। एक रिंग ये रखी है भाई,
एक रिंग ये रखी है, ओके। इन दोनों का सेंटर जो है एक ही लाइन में है, ऐसे रखी है, एक ही लाइन में इनका सेंटर है। दोनों की रेडियस सेम है, आर और आर दिया हुआ है ऐसा इन्होंने, और दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच में जो गैप है आर प्लस 2r, मतलब टोटल 3r का गैप है, ठीक है। इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ऐसा उसने कहा है, ओके। अब ये कैलकुलेट करना है कि फिर इनकी वायर्स में, मतलब लूप्स में करंट कितना होगा। तो ठीक है, पहले तो एक काम करो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाने वाला है पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो भाई एक वायर है हमारे पास और ऐसे रखिए, ऐसे 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 रखिए, और बीच में उसकी एक्सिस ये जा रही। अब अगर वायर का वायर का रेडियस r है और वायर में करंट I है, तो सेंटर से उसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 3/2, ये होता है फॉर्मूला। तो ये एक किसके लिए होता है, ये होता है रिंग के एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जो फील्ड है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स की जगह अगर आप इसमें 0 रखोगे तो सेंटर पे फील्ड आ जाएगा, रख के देख लो। एक्स की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, वही होता है सेंटर पे फील्ड। तो अगर x की जगह 0 रखा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है, आपने x को 0 रख दिया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपने 0 कर दी, मतलब ये आप यहाँ आ गए। और यहाँ पे फील्ड कितना है, तो यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए x की जगह 0 रखो इस फॉर्मूले में, तो 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटा, आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर से आर स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे आर बचेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r आ जाएगा, वही आपको पता भी है होता है। तो चलो ये फॉर्मूला मेरे को भाई यूज़ करना है, ये फॉर्मूला मेरे को यूज़ करना है। तो दो रिंग है, इनकी वजह से। अच्छा, फील्ड किस डायरेक्शन में होगा ये भी तो पता होना चाहिए, तो उसका भी तरीका बताते हैं आपको। ये हटाते हैं पहले, फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो पहले अगर मैं इधर से देखूं तो ये फील्ड ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, आपका जो करंट है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 सामने से अगर मैं देखूं ऐसे, मेरी तरफ से आपको दिखाई देगा ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रख के इधर देखो, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फील्ड जा रहा है ऐसे ऐसे। तो यहाँ से फील्ड इसका इधर आ गया, इस वाले का B1। अब इधर से चेक करो, तो इधर से जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो फील्ड मतलब अपोजिट जा रहा है, जिससे कट जाए, क्योंकि इन सामने वाली जो फिगर्स है ना, इनमें ना क्लियरली पता नहीं चलता करंट कैसे चल रहा है। पर जब उसने कहा है कि फील्ड यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब अगर इसकी वजह से फील्ड इधर होगा तो कंफर्म है इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इधर होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी तो यहाँ पे नेट फील्ड 0 बनेगा। तो अगर पहली रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और दूसरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, जब B1 और B2 इक्वल होंगे। तो ठीक है, B1 और B2 इक्वल हो गए। अब यहां से समझो, ये तो कंफर्म हो गया कि पहली रिंग की वजह से B1 और दूसरी रिंग की वजह से B2 इसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं और सेम बन रहे हैं, वैल्यू उनकी सेम है, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब समझो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एक की वजह से इधर है, एक की वजह से इधर है, तो इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से भी उतना ही होगा, तभी तो वो कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है।
लेकिन अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी भी वैल्यू 4 होगी। 4 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब B1 और B2 आपस में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। चलो B1 की वैल्यू निकालो। पहली रिंग की वजह से फील्ड, तो पहली रिंग में करंट कितना है I1, और यहाँ से कितनी दूर है वो R डिस्टेंस पे, तो R डिस्टेंस पे और रेडियस भी क्या है R है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी बताया था मैंने आपको, तो लगाया हमने म्यू नॉट I1 बोलो उसको, म्यू नॉट I1, ठीक है, और रेडियस इसकी तो वो है R² अपॉन में इसके बाद 2 इंटू रेडियस R², और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x, तो वो भी R है, तो प्लस R² की पावर 3/2 इक्वल्स टू, अब दूसरी रिंग की वजह से, तो दूसरी रिंग की वजह से म्यू नॉट I2, दूसरी रिंग की रेडियस वो भी R है, तो R² अपॉन में 2 इंटू, अब रेडियस हो गई R² प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2R, तो 2R का होल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, R² से R² कट गया, I1 बटे में R², 2R² की पावर 3/2 इधर लेके जाओ, तो I2 बटे में R², 4R², तो 5R² की पावर 3/2। अब आपको चाहिए I1 बटे I2, इसको उठा के यहाँ ले जाओ। अब देखो ये 2 पावर से नहीं बाद में करेंगे, पहले इसको यहाँ ले जाओ, तो ये 2R और स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी, और अपॉन में 5R² की पावर 3/2 है। तो ये अब देखो 2R² बटे 5R² की पावर 3/2, R² से R² कट गया, और जी और ये बन गया 2/5 की पावर 3/2 होल पावर 3/2। बस यही हमारा आंसर है, बिल्कुल आसान था। कंसेप्ट समझो कि कहाँ से फील्ड कहाँ जा रहा है और किस तरह का फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है। प्रॉपर चीजें पता होंगी तो सब आसान है फिर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, तो 3 वायर्स लॉन्ग वायर्स हैं। चलिए ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है देखते हैं कहा क्या है इसमें। 3 लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर ओके आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन। पैरेलल देखो 3 वायर रखी हैं, तीनों में करंट चल रहा है 30 20 10, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट्स पी एंड क्यू मिडवे ऑफ वायर्स बीचों बीच रखे हैं। तो देखो आसान है लेकिन पहले समझना है कि कंसेप्ट क्या जाने वाला है। मान लो मुझे पी पर फील्ड निकालना है, तो पी पर जो फील्ड होगा बच्चा पार्टी वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दोनों बातें सोचनी है। तो पहले समझेंगे कि पी पर फील्ड किस किस की वजह से होगा। तो पी पर जो फील्ड होगा तीनों वायर की वजह से होगा। पहली वायर ये, दूसरी ये, तीसरी ये। पहली वायर की वजह से पी पर जो फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो पहली वायर की ये वाली वायर करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और अपनी फिंगर्स घुमाओ तो फिंगर्स पी में अंदर जा रही है, तो मतलब पहली वायर की वजह से फील्ड होगा B1 और वो भी अंदर की तरफ। तो P1 पॉइंट पर B1 फील्ड होगा पहली वायर की वजह से, और कितना अंदर की तरफ होगा। तो सीधे सीधे लिख दूँ कितना होगा, तो यहाँ से ये P1 ये P पॉइंट कितनी दूर है, ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को ये, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2D है, ये D है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई टोटल 3D। ये डिस्टेंस देखो ये यहाँ से यहाँ तक 2D है, ये आधे में है, ये D है, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल
3D हो गई। तो यहाँ पे जो फील्ड निकल के आएगा P, वो आ जाएगा इस वायर की वजह से, लॉन्ग वायर है तो वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट इंटू में आई इसके अंदर का करंट 30 और अपॉन में 2 पाई और डी क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो है जी 3D। चेक करो, ठीक है। अब है किस डायरेक्शन में, तो मैंने बताया अंदर की तरफ, तो अंदर की डायरेक्शन को प्लस ले सकते हो, तो प्लस ले लिया मैंने, ठीक। तो ये P पॉइंट पर पहली वायर की वजह से फील्ड हो गया। अब दूसरी वायर की वजह से निकालो, तो दूसरी वायर से, ये रही दूसरी वायर, चेक करो, और इससे कितनी दूर है ये डी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस डी है, तो दूसरी वायर से ये डी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से दूसरी वायर की वजह से जो फील्ड होगा डी डिस्टेंस पर, वो कितना होगा, फिर वही फॉर्मूला, म्यू नॉट इनटू में दूसरी वायर के अंदर का करंट 20, तो 20 अपॉन में 2 पाई डी हो गई दूसरी वायर से इस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो गई डी। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन इसकी भी करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स घुमाओ तो अंदर जा रही है, तो अंदर, तो ये भी प्लस। चलो अब आ जाओ इसमें, तो इस वायर की वजह से तीसरी वायर, ये है तीसरी वायर, इसकी वजह से P पॉइंट पर जो फील्ड होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी D, और इस वायर की वजह से करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स घुमाओ तो बाहर आ रही है, बाहर, फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ को ले लो माइनस, वैसे अंदर की तरफ माइनस लिया जाता है, बाहर की तरफ प्लस लिया जाता है, पर ये तो कन्वेंशन है, आप उल्टा भी मान सकते हैं। मैंने अंदर की तरफ प्लस माना है, देखो दोनों को प्लस लिया है, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, उसको मैं माइनस मान रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कन्वेंशन है, तो माइनस ले लो, म्यू नॉट इनटू में आई इसके अंदर का करंट 10 और अपॉन में 2 पाई डी। चेक करो ठीक है क्या नहीं। अब सिंपल, पहले तो एलसीएम ले लो इनका सबका, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 पाई डी आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 30 म्यू नॉट प्लस 2 पाई डी से करेंगे 3 इंटू में 20, तो 60 म्यू नॉट, देखो 2 से डिवाइड करा तो यहाँ 3 बना, 3 की 20 मल्टीप्लाई तो 60 म्यू नॉट, ठीक है। फिर माइनस, अब 2 से करा और 3 आ गया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो 30 म्यू नॉट। आंसर चेक करो, 30 म्यू नॉट प्लस माइनस कैंसिल, और 6 से इसको काट दो तो 10 म्यू नॉट अपॉन पाई डी। लो जी, ये आ गया P पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, और किस तरफ है, अंदर की तरफ है, क्योंकि प्लस आ रहा है, फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें प्लस आ रहा है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बिल्कुल सिमिलरली आप Q पॉइंट पे निकाल सकते हो, Q पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 3 वायर की वजह से होगा। पहली वायर ये वाली, इसकी वजह से अंदर की तरफ, देखो Q पे ध्यान दो, Q पे, तो पहली वायर की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स घुमाई, अंदर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो कितना, अंदर को प्लस ले लेता हूँ मैं, तो प्लस का म्यू नॉट इंटू में 30 अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इस पॉइंट से D है, तो ये D हो गई, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट इंटू 32 पाई D। चेक करो ठीक है तुम्हें। तो ये जो है यहाँ पे, ये तो हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसकी वजह से सेकंड वायर से ये कितनी दूर है, D डिस्टेंस पे, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये D है, तो कितनी दूर है D डिस्टेंस पे, और करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स आ रही है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ है तो नेगेटिव ले लो, तो माइनस में म्यू नॉट, करंट कितना सेकंड वायर में 20 एम्पियर अपॉन में 2 पाई D डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस D है सेकंड वायर से। अब थर्ड से ये पॉइंट कितनी दूर है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक फिर से 3D है, 3D ये डिस्टेंस, तो ये भी बाहर की तरफ, थर्ड वायर में करंट की डायरेक्शन में थंब रखा,
फिंगर्स देखी बाहर आ रही है, क्यू पॉइंट से बाहर आ रही है, तो इसका मतलब ये भी माइनस में होगा। म्यू नॉट इंटू थर्ड वायर में करंट है 10 और अपॉन में 2 पाई इंटू 3d। ठीक है बच्चा पार्टी, एलसीएम ले लिया, 3 इंटू 2 6 पाई डी, इससे डिवाइड करा माइनस का 10 म्यू नॉट, इससे डिवाइड करा 3 इंटू 20 तो माइनस का 60 म्यू नॉट, और इससे डिवाइड करा 3 इंटू 3 90 म्यू नॉट। ध्यान से देखो तो 90 माइनस 60 30 बचा, माइनस 10 तो 20 बचा, 20 म्यू नॉट अपॉन में 6 पाई डी। इससे डिवाइड कर सकते हो आप किससे, 2 से, ये 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो P पॉइंट पर तो ये आया था और ये आ गया Q पॉइंट पर। Q पॉइंट पर जो फील्ड आया है, अब दोनों का रेशो कर दो चलो सीधे सीधे, BP अपॉन में BQ। जो भी Q पॉइंट पर फील्ड आया है और P पॉइंट पर फील्ड आया है उनका रेशो करना था, पता ही है आपको रेशो करना था। तो पहले इसको देख लो, तो 10 म्यू नॉट अपॉन में पाई डी बटे, अब ये आ जाएगा 10 म्यू नॉट बटे में 3 पाई डी। 10 म्यू नॉट कट गया, पाई से पाई कट गया, डी से डी कट गया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 3 और अपॉन में नीचे, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये 3 ऊपर और ये यहाँ 1 नीचे, तो 3/1 आ गया। यही हमारा आंसर है, 3:1। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आसान सा कंसेप्ट था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है बिल्कुल। चलो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक सुंदर सुहाना सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, ए चार्ज Q distributed uniformly over a circular ring of radius r. Okay, ring rotates about its axis with an angular velocity omega. Find the magnetic field at the center at the distance √3r from the center. Okay, ऐसे सोचो, एक रिंग है और ये जो रिंग है आपकी, अब ये जो रिंग है इस पर पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, हर जगह एक जैसा चार्ज है। एक जैसे से मतलब होता है कि अगर यहाँ इतनी डिस्टेंस में Q चार्ज है तो इतनी डिस्टेंस कहीं पे भी ले लो आप पूरी रिंग पे, Q चार्ज मिलेगा आपको, सेम मतलब एक जैसा। चलो, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, रेडियस इसकी r है। ओके, रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एन एक्सिस, ये एक्सिस है इसकी, और इसके अबाउट रिंग ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो मतलब ऐसे रोटेट हो रही है ओमेगा स्पीड के साथ। ठीक है जी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पहला पॉइंट, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? सेंटर पे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, चार्ज है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, चार्ज के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे जीरो है यहाँ नेट पर, होना तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? मैग्नेटिक फील्ड आया, चार्ज है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था, लेकिन चार्ज अगर घूमने लगे, मूव करने लगे, तो चार्ज अगर मूव करने लगे तो चार्ज के मूवमेंट से बनता है करंट। तो ये इसका मतलब, अगर ये रिंग घूमेगी तो चार्ज घूमेगा और उसके मूवमेंट से बनेगा करंट। तो जिधर ये चार्ज घूमेगा इसी डायरेक्शन में इसमें करंट घूम रहा है, ऐसे समझो करंट चल रहा है आई। तो करंट के होने की वजह से तो फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर कोई वायर है और उसमें करंट चल रहा है तो उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वही पॉइंट है यहाँ,
जब रिंग घूमेगी चार्ज घूमेगा, चार्ज घूमेगा करंट बनेगा, करंट बनेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है कि इस करंट को कैलकुलेट किया जाए कि इस रिंग के घूमने से कितना करंट पैदा हो रहा है। तो कितना हो रहा है, तो हम रिंग के ऊपर पहले छोटा सा चार्ज ले लेते हैं। ये छोटा सा चार्ज ले लिया हमने, डी क्यू। अब डी क्यू अगर आर रेडियस के सर्किल में घूमे तो कितना करंट पैदा करेगा, डी आई। छोटा सा चार्ज आर रेडियस के सर्किल में घूमेगा तो छोटा सा करंट पैदा करेगा। कितना करंट होगा वो, डी आई इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगाना होगा हमको। अब फॉर्मूला भी ना पता हो तो वैसे भी सोच लो यार, ये एक राउंड पूरा टी टाइम में लगाएगा मान लो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है करंट का, करंट का होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना डी क्यू है और एक राउंड जितने टाइम में लगा रहा है, टाइम से कर दो डिवाइड, तो चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, तो वो अपॉन में टाइम हो गया टी। अब यहां से डी आई डी क्यू अपॉन में टी, पूरा एक राउंड यहां से यहां तक का, तो टाइम टी, तो टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी इसकी, तो डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर अपॉन में स्पीड कितनी, अब इसकी स्पीड कितनी है चलने की, इसकी स्पीड v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, आर रेडियस है तो v, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ से पूरा एक राउंड लगाने में यहाँ तक का जो टाइम होगा इसका 2 पाई आर। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस, 2 पाई आर, और उस राउंड को लगाने में कितना टाइम, टी, ठीक है। तो वो टी निकालना है मेरे को, तो वो टी हो जाएगा डिस्टेंस एक राउंड की और अपॉन में स्पीड, स्पीड हो गई v, ठीक है। अब यहां से 2 पाई आर, स्पीड हो गई आपकी ओमेगा, आर v बराबर आर ओमेगा, तो आर ओमेगा, आर से आर कट गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। अरे यार ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, कोई भी सर्किल में घूमता है पार्टिकल ओमेगा स्पीड के साथ, तो उसका जो एक राउंड लगाने का टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट यूज कर लो, ना याद हो कैलकुलेट कर लो जैसे मैंने किया। तो टी की जगह रख दिया मैंने यहाँ 2 पाई बटे में ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो डी आई इक्वल्स टू ओमेगा बटे 2 पाई इंटू में डी क्यू, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दो, डी आई का इंटीग्रेशन आई आ गया, ओमेगा बटे 2 पाई आ गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ गया। क्यू क्या है, डी क्यू क्या था, डी क्यू क्या था, रिंग पर लिया हुआ छोटा सा चार्ज, और जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो रिंग का कंप्लीट चार्ज आ जाएगा, जो कि कितना दे रखा है, नहीं रखा, नहीं क्यू दे रखा, बस तो फिर तो ठीक है, क्यू रख दिया मैंने। तो आई करंट आ चुका है ओमेगा क्यू बाई 2 पाई। लो जी, ये इस रिंग के घूमने की वजह से करंट बन रहा है, रिंग के घूमने की वजह से करंट बन रहा है भाई, ठीक है। तो बस अब करंट बन रहा है तो सेंटर पे फील्ड निकालना है। तो सेंटर पे जो फील्ड होता है, अगर किसी वायर में, सर्कुलर वायर में करंट आई चल रहा है तो सेंटर पे कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 आर, और इनटू में आई, करंट की वैल्यू ये रख दो ओमेगा क्यू बटे में 2 पाई। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके म्यू नॉट ओमेगा क्यू अपॉन में 4 पाई आर, डेट इज बी। ये है हमारा सेंटर पर फील्ड, बिल्कुल आसान। किस डायरेक्शन में है, तो चार्ज ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए मैंने ऐसे मान लिया, तो करंट की डायरेक्शन में करंट ऐसे हो गया, करंट ऐसे हो गया, ऐसे थंब रखा और ये घुमाया तो अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे फील्ड बना अंदर की साइड, ठीक है। जब भी आपको इसको करना है तो इस तरह से करना है। देखो कि करंट, आपको पता है ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ फील्ड होता है, तो किस तरह से कैलकुलेट किया आपने वो समझ लो पॉइंट। चलो जी बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32 क्वेश्चन में क्या कहा है, टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग सेम करंट इन सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 2D एज शोन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ABC। देखो वायर कैसे रखी हैं, इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप फिगर देख रहे होंगे अपने आप, पॉज करके देखो,
तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये वायर्स कैसे रखी हुई है, और जो जिनको आ जाएगा वो समझदार बच्चे हैं। नहीं मतलब और दूसरे वाले समझदार नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर कभी कभी फिगर को रीड करने में थोड़ी गलती हो जाती है। तो आप ये समझिए कि इसको फिगर को समझना थोड़ा सा आपको टिपिकल है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है पहले में। और आखिरकार कैसे, ए बी और सी पॉइंट तो हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये क्रॉस लगा हुआ है, ये बेसिकली वायर ऐसे रखी हुई है, ऐसे बोर्ड में अंदर जाता हुआ करंट है, वायर ऐसे रखी है, क्रॉस लगा हुआ है तो करंट अंदर जा रहा है, तो वायर ऐसे रखी। अब तक तो वायर हम ऐसे रख देते थे, अब अगर हमें ऐसे करने के बजाय ऐसे करनी हो सीधी खड़ी ऐसे, तो ऐसे रखी है वायर, एक यहाँ रखी है एक यहाँ रखी है, और उनके बीच में हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, ए बी और सी पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ए बी सी पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ए पर चेक करेंगे, ए पर, तो जी ठीक है, ए पर चेक करते हैं, बी ए। तो ए पर जो फील्ड होगा इस ए पॉइंट पर, वो एक तो इस वायर की वजह से होगा, एक इस वायर की वजह से होगा, हाँ। तो इस वायर की वजह से होगा, करंट अंदर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में रखा हमने थंब, देखो करंट अंदर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और ए पॉइंट से फिंगर घुमाई तो फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो फील्ड बन गया ऊपर की तरफ, फील्ड बन गया तो फील्ड बन गया ऊपर की तरफ, ये बन गया, ठीक है। कितना, तो ऊपर की तरफ बना, इस वायर की वजह से बना, तो वायर से डी डिस्टेंस दूर है, ये डी डिस्टेंस, ये वायर है ऐसे, और उससे डी डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है, तो कितना बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट इनटू में आई, करंट हो गया इसके अंदर का आई है, और अपॉन में 2 पाई और डी, डी हो गई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये ऊपर की तरफ है, चलो ठीक है। अब दूसरी वायर ले लो, ये वाली, इसमें भी करंट अंदर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, ऐसे घुमाई फिंगर्स, अगर यहाँ से देखें तो देखो ऊपर जा रहा है इसमें भी, तो इसकी वजह से भी फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से भी फील्ड ऊपर की तरफ हो गया, और कितना हो गया, म्यू नॉट, दूसरी वायर में करंट आई अपॉन में 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर ऐसे है और ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये वायर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो d प्लस डी प्लस डी 3d, ठीक है। तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, दो वेक्टर बने, दोनों ऊपर की तरफ है, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे ऐड हो जाते हैं, तो पहला है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई डी, प्लस दूसरा है 3 इंटू 2 6 हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई डी। चलो एलसीएम ले लो, 6 पाई डी, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 म्यू नॉट आई, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट आई, ये आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन में 6 पाई डी, 2 से काट दो 2 3, आंसर आ चुका है 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 3 पाई डी। ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो चुका है। ऐसे ही सेम बी पॉइंट पर निकालेंगे, तो बी पर देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स घुमाओ, नीचे आ रही है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसमें फिंगर्स की डायरेक्शन में, वो थंब है जो करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर घुमाओ, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्यों, सेम आएंगे, डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ का जो बी होगा वो कितना होगा, 0 होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल। और यहाँ का सेम ये वाला होगा, लेकिन नीचे की तरफ होगा, कैसे, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर घुमाओ, नीचे जा रहा है, तो इस पे इसकी वजह से नीचे जा रहा है, इसकी वजह से देखो ये भी थंब घुमाओ, नीचे जा रहा है, इसकी वजह से भी नीचे जा रहा है, सेम यही वाला होगा,
क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस d है और ये वाली डिस्टेंस 3d है, तो 3d वाले की वजह से इतना हो जाएगा और d वाले की वजह से इतना हो जाएगा, सेम वही आ जाएगा आंसर आपका। तो ये अपने आप से आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी पर कितना कितना फील्ड है। ठीक है, फिगर को समझना जरूरी था, बाकी और कुछ ऐसा पोर्शन इसमें नहीं है जो आपको परेशान करे। चलो चलिए बच्चों, ये 32 का बी पार्ट है, जो अभी हमने किया था वो ए पार्ट था, उसमें थोड़ा लिखा हुआ नहीं था ये रहा आपका, पर आप इसको ए पार्ट लिख सकते हैं, ये 32 का ए पार्ट है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछी थी इन्होंने, ये स्केच बी वर्सेस एक्स ग्राफ। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ खींचना था -∞ से ∞ के बीच में। तो मैं यहाँ बीचों बीच मान लेता हूँ ओरिजिन, और इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा। यहाँ बीचों बीच है ओरिजिन O, और ग्राफ देखें तो बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है, देखो ये रहा, यहाँ से ग्राफ जाएगा और जितना वायर के पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो वायर रखी है डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस पे देखो ये वायर रखी है, ऐसे समझो, तो जितना इसके पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यहाँ 0 है और जैसे ही पास जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखेंगे तो इधर वाली वायर भी डी डिस्टेंस पे रखी है, तो जैसे इसके पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, पर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर होगा तो इस वाले का नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए ग्राफ यहाँ ऊपर गया तो यहाँ पे ग्राफ नीचे आएगा। ये भी डी डिस्टेंस है, ये -d कह लो और ये +d कह लो, ये डी। ठीक है, तो जितना वायर के पास जाएंगे उतना फील्ड बढ़ रहा है, इधर पास आएंगे तो फील्ड बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बना। ऐसे ही इस वायर का देखेंगे तो इस वायर का जो फील्ड होगा वो जितना इससे दूर जाएंगे घटता चला जाएगा, तो यहाँ से जो फील्ड है वो आपका घटता चला जाएगा, और डायरेक्शन तो वायर ऐसे है, वायर से इस तरफ फील्ड नीचे की तरफ और इस तरफ फील्ड ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर का मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये 0 होता चला जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। वायर पे यहाँ तो फील्ड बहुत ज़्यादा है इस तरफ इसके, और जैसे दूर जाएंगे तो ये फील्ड 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नीचे क्यों लिया? क्योंकि इसका फील्ड नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जो फील्ड ले रखा है मैंने वो नीचे ले रखा है, इसलिए यहाँ से ये ग्राफ 0 की तरफ बढ़ा दिया मैंने। ऐसे ये वाला ग्राफ इधर ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना घटता चला जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों लिया फील्ड? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसका नेट फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपको ध्यान देना है कि किस तरह से बना है। 0 पे फील्ड आपका 0 था, यहाँ पे बीचों बीच 0 था, और उससे जितना हम इसके इधर पास होते चले गए तो किसी वायर के पास जाते हैं फील्ड बढ़ता है, दूर जाते हैं फील्ड घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ से इस तरीके से बढ़ता चला गया है ये इधर, और इधर गए तो इधर भी बढ़ता जा रहा है लेकिन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ इसका फील्ड नेट नीचे की तरफ है, तो इसका फील्ड। ठीक है, तो जिस वायर के पास जाओगे उस हिसाब से उसका आंसर होता चलो। चलो अगले सवाल पे थे हम। ये इसका बी पार्ट है, और ये समझो ये इस टॉपिक की आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 32 का भी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहा है इसने इसमें? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वायर इसमें भी ऐसे ही रखे, देखो एक वायर ये रखा जिसमें करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस लगा हुआ है तो करंट अंदर जा रहा है, इसमें डॉट लगा हुआ है करंट बाहर आ रहा है। तो एक वायर ये रखा है, एक वायर ये रखा है, तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और पी पॉइंट पर फिंगर घुमाई तो ऐसे घूम रही, तो मतलब इसकी वजह से जो फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसमें करंट बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, और फिंगर घुमाई तो इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से फील्ड इधर जा रहा है हमेशा। तो ये ठीक है, इसकी वजह से हो गया ये B1, इसकी वजह से हो गया ये B1 और B2। अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, कैसे पता चला?
ये 5, ये 3 और ये 4, तो ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, तो ये इधर इसका बी नेट हो गया, बी नेट। अगर मुझे ये बी नेट निकालना है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बी नेट की वैल्यू। 90 डिग्री पे होता है तो अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट इसी फॉर्मूले से निकलता है, वो आप सभी को पता है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। चलो पहले b1 निकालते हैं। इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है b1 इस डायरेक्शन में वो है कितना, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी। वायर क्या है, वायर चेक करो, तो वायर है, करंट है 3I और उससे कितनी दूर है ये 0.3d डिस्टेंस पे, तो आ जाएगा म्यू नॉट इनटू में करंट हो गया 3I और अपॉन में 2πd, डी डिस्टेंस हो गई 3d। ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2πd। ये तो b1 हो गया। अब ऐसे ही b2 निकाल लो, b2 तो वो आ जाएगा म्यू नॉट इनटू में ये यहाँ पे करंट कितना है इस वायर में 4I और इससे ये पॉइंट कितना दूर है, ये डिस्टेंस 4d, तो 4d तो 2πd की जगह 4d। डायरेक्शन पता ही है आपको, तो 4 से 4 कट गया, ये म्यू नॉट I अपॉन 2πd सेम ही बन गए, म्यू नॉट I अपॉन 2πd, म्यू नॉट I अपॉन 2 उठा के रख दो यहाँ, अंडर रूट में म्यू नॉट I अपॉन 2πd का होल स्क्वायर। दूसरा भी यही बन गया, म्यू नॉट I अपॉन में 2πd का होल स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2πd और अंडर रूट में 2 रह जाएगा अंदर, बस वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा। यही है हमारा बी नेट फील्ड। इस पॉइंट पर नेट फील्ड और डायरेक्शन ये हो गई लगभग ये डायरेक्शन। तो आसान है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरी बेटी यहाँ बैठी है, पढ़ रही है, वो कह रही है कि कमेंट भी पापा कमेंट भी कहो, कमेंट भी कर दीजिएगा। और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनको इस तरह का कुछ वे अपना फ़ायदा ले सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेशन है, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, वो आप सभी को पता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।